नमस्कार, खबर हमारी, फैसला आपका में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। मौजूदा समय में भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारतीय लोकतंत्र की मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है, लोग मानते भी हैं। लेकिन एक वाकया ऐसा भी हुआ था इसी देश में जब प्रजातंत्र का गला घोंटने का प्रयास किया गया था। 25 जून 1975 देश पर इंदिरा गांधी की अगुवाई वाले कांग्रेस की सरकार ने इमरजेंसी थोपा था। उस दिन को आज भी भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय कहा जाता है। लोकतंत्र के दामन पर दाग लगाया गया था। संविधान को तार तार करके लोगों के मौलिक अधिकारों से उनको वंचित किया गया, छीना गया। गिरफ्तारियों का दौर चला था। विपक्ष में उठने वाले हर आवाज को ताकत के दम पर दबाया गया था। इमरजेंसी के दौरान 21 महीनों तक इंदिरा गांधी ने तमाम मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए थे। प्रेस का दमन हुआ था। अपनी ताकत बढ़ाने के लिए संविधान संशोधन किए गए थे। न्यायपालिका की स्वायत्तता को कम किया गया। संसद का कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। गरीब किसानों को बिजली पानी बंद करने की धमकियां दी गई थी। सभी लोकतांत्रिक परंपराओं का हनन करते हुए जयप्रकाश नारायण, लालकृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी समेत विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। बड़ी संख्या थी उन नेताओं की। जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर गरीब और हाशिए पर रहने वाले समुदाय के लोगों को, उनके पुरुषों, उस समाज के पुरुषों को जबरन उनकी नसबंदी कर दी गई। अमानवीयता की जो सारी हदें थी वो कहते हैं कि पार की गई। लेकिन कहते यह भी हैं कि रात कितनी भी घनी क्यों ना हो, उजाला होता है। 21 महीने के बाद ही तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का भ्रम टूटा और फिर देश में चुनाव हुए। लोकतंत्र के उस काली रात को, काले अध्याय को आज 50 साल बीत चुके हैं। विपक्ष आज भी कांग्रेस को इमरजेंसी के लिए कटघरे में खड़ा करता है। बीजेपी बकायदा 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही। इसमें हर जिले में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, सेनानियों का सम्मान किया गया। इन आयोजनों में केंद्र और राज्य के वरिष्ठ बीजेपी नेता, केंद्रीय मंत्री, सांसद और विधायक शरीक हुए। पीएम मोदी ने आपातकाल को काला अध्याय बताया, लगातार कहते रहे। साथ ही कांग्रेस पर लोकतंत्र को कैद करने का भी आरोप लगाया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया के एक्स पर अपनी तरफ से पोस्ट किया और उन्होंने लिखा कि आज भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक, आपातकाल लागू होने के 50 साल पूरे हो गए हैं। भारत के लोग इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मानते हैं, मनाते हैं। इस दिन भारतीय संविधान में निहित मूल्यों को दरकिनार कर दिया गया। मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की पूरी कोशिश की गई या निलंबित कर दिया गया। प्रेस की स्वतंत्रता को खत्म कर दिया गया और कई राजनीतिक नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, छात्रों और आम नागरिकों तक को जेल में ठूंस दिया गया, डाला गया। ऐसा लग रहा था जैसे उस समय सत्ता में बैठी कांग्रेस सरकार ने लोकतंत्र को बंधक बना लिया था। अब आपातकाल लगाया गया था। तब मैं आरएसएस का युवा प्रचारक था। इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। आपातकाल विरोधी आंदोलन के लिए उनको सीखने के मौके के तौर पर उसका उन्होंने जिक्र किया। लोकतांत्रिक ढांचे को बचाए रखने की अहमियत को फिर से पुष्ट किया गया। साथ ही मुझे राजनीतिक स्पेक्ट्रम के सभी लोगों से बहुत कुछ सीखने का इमरजेंसी के दौरान ही मौका भी मिला। इस बात का भी जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने एक्स पोस्ट में किया। वो पोस्ट भी आपको दिखा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरे लिए वो भी मौका था क्योंकि मुझे बहुत सारे ऐसे लोगों के बीच में रहने का अवसर प्राप्त हुआ जिनके क्षेत्र अलग हो सकते हैं, लेकिन उनका प्रयास देश के लिए है। उनके जो व्यवहार हैं, जो उनका काम था, वो देश हित के लिए था और इमरजेंसी लगाने वालों के विरोध में था। क्योंकि जो उस वक्त की सरकार थी जिसकी वजह से इमरजेंसी लगा, उसने हर एक क्षेत्र के उन लोगों को जो कि समाज और समाज से जुड़कर देश हित में काम करते हैं, उनको ही सीधा निशाना बनाया गया। अब सवाल यहां पर यह है कि आपातकाल और 50 साल, इन दोनों के बीच में कांग्रेस पलटवार कर रही है। कांग्रेस ने कहा कि भटकाने का काम कर रही बीजेपी। जिस तरह बीजेपी संविधान हत्या दिवस आज मना रही, कांग्रेस का यह आरोप है कि अघोषित आपातकाल 11 साल से। ऐसे में कौन सही है, कौन गलत है, हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले जरा सुना देते हैं कि बयानबाजी क्या रही, कैसे रही, पलटवार और वार कैसे रहा। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि आज दिन भर सुर्खियों में रहे हैं। आपको सुनाते हैं कि आज वार और पलटवार क्या रहा। चलिए, तो कुछ आपको प्रतिक्रियाएं सुनाएं। उसके पहले एक बार फिर से बता दें कि कांग्रेस ने उल्टा आरोप लगाया है कि आप 50 साल का जिक्र करते हैं, इमरजेंसी जब लगा था, लेकिन अब 11 साल का भाई जवाब दे दीजिए, क्योंकि उस 11 साल में अघोषित आपातकाल है। ये कांग्रेस और बाकी अन्य दल बीजेपी और उनके सरकार पर आरोप लगाते रहे हैं। वो कहते रहे हैं कि जब से मोदी सरकार आई है देश में अघोषित आपातकाल है। मीडिया पर भी वो सवाल खड़े करते हैं कि मीडिया के दो अलग अलग धड़े हैं। गृह मंत्री ने क्या कहा, जरा सुनाते हैं आपको। 25 तारीख को
आपातकाल लगाया गया। कारण तो कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा खतरे में है, परंतु पूरी दुनिया अब जानती है राष्ट्र की सुरक्षा को कुछ नहीं हुआ था, उनकी कुर्सी खतरे में थी। जेपी के संपूर्ण क्रांति के नारे ने पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया था। गुजरात से शुरू किया हुआ आंदोलन बिहार तक पहुंचा था। गुजरात में सरकार गिरी, चुनाव हुआ, कांग्रेस गई और सभी विपक्षों ने एकजुट होकर जनता पार्टी की सरकार बनाई और ये इंदिरा जी के लिए बहुत बड़ी चेतावनी थी। और जेपी के आंदोलन में महंगाई के खिलाफ छात्र इकट्ठा हुए, अन्याय के खिलाफ रेल कर्मचारी इकट्ठा हुए और जगह जगह पर भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन हुआ और उसमें अंत में 12 तारीख को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा जी को संसद सदस्य के नाते गैरलायक बना दिया। 24 जून को सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिला और 24 जून की रात को ही इन्होंने इमरजेंसी डालकर स्टे देने वाली कोर्ट को भी चुप कर दिया, अखबारों को भी चुप कर दिया, आकाशवाणी को भी चुप किया और 1,10,000 सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जेल की काल कोठरी में बंद कर दिया। सुबह 4 बजे कैबिनेट बुलाई, कोई एजेंडा सर्कुलेट नहीं हुआ और उसकी घोषणा करने का काम हो गया। शाह कमीशन ने पूरी जांच के बाद कहा डिटेंशन, स्टेरिलाइजेशन, नसबंदी और डिमोलिशन, ये तीनों ने पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से भय और आतंक का वातावरण किया, इसका कहीं विश्व में कोई जोड़ नहीं मिल सकता है। मित्रों, विजया राजे सिंधिया, जेपी स्वयं, मोरारजी भाई, चौधरी चरण सिंह, राजनारायण, अटल जी, अडवाणी जी, आचार्य कृपलानी, जॉर्ज फर्नांडिस, अरुण जेटली, जय किशन गुप्ता, सत्येंद्र नारायण सिन्हा, गायत्री देवी, मुलायम सिंह यादव और डीएमके के नेता, ये सारे के सारे कोई जुर्म के बगैर जेल की सलाखों में पहुंचा दिए गए। अखबारों के दफ्तर बंद हो गए, 253 पत्रकार गिरफ्तार हो गए, 29 विदेशी पत्रकारों को देश के बाहर भेज दिया और कई सारे अखबारों ने संपादकीय को खाली रखकर इसके सामने प्रोटेस्ट किया, जिसमें इंडियन एक्सप्रेस प्रमुख था, जनसत्ता प्रमुख था, उनकी बिजली काट दी गई और संसदीय कार्यवाही पर भी सेंसर लगा दिया गया। न्यायालय को भी। ठीक है, तो गृहमंत्री को आप सुन रहे थे। स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि उस दौर में कोई एक पार्टी नहीं, तमाम क्षेत्र के लोगों को जिन्होंने भी मुखर होकर अपनी आवाज उठाई, उन सबको जेल में डाला गया और वो किसी भी पार्टी के नेता थे, वो भले बीजेपी के विरोधी हैं। लेकिन अब इस पर राजनीति फिर से हो रही। आपातकाल के 50 साल पर जहां संविधान हत्या दिवस बीजेपी बना रही, तो वहीं कांग्रेस कह रही कि 11 साल का भी जवाब दीजिए, क्योंकि 11 साल का कोई जवाब नहीं है तो नौटंकी हो रही। प्रतिक्रियाएं आपको सुनाते हैं। आज ही के दिन कांग्रेस की उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा 50 साल पहले की थी, जो केवल एक राजनीतिक घटना नहीं थी, बल्कि लोकतंत्र पर सीधा हमला था, एक कुठाराघात था। 25 जून 1975 की आधी रात को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति का बहाना बनाकर भारत पर आपातकाल थोप दिया था और देश के संविधान की हत्या कर दी थी। 50 वर्ष बाद भी कांग्रेस उसी मानसिकता के साथ जी रही है। उसकी नीयत आज भी वैसी ही तानाशाही वाली है। 1975 में हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी को चुनाव में आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी ठहराया था
और उन्हें 6 वर्षों के लिए किसी भी निर्वाचित पद पर रहने से अयोग्य करार दिया था। रातों रात प्रेस की बिजली काटी गई, सारे विपक्ष को जेल में डाल दिया गया, झोंक दिया गया, प्रेस की आजादी छीन ली गई, अनुच्छेद 352 आर्टिकल 352 का दुरुपयोग कर लोकतंत्र को रौंदा गया, संसद और न्यायपालिका को अपंग बना दिया गया और 26 जून की सुबह देश पर कांग्रेस की तानाशाही सरकार। आज उनको बुद्धि भगवान ने दी, ये कहूं क्या जनता ने दी, ये कहूं मारा अब उनको बुद्धि आ गई जब हमारे 1 साल से चल रहा है संविधान बचाओ यात्रा, उससे बीजेपी घबरा गई। तो बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहा है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। नीरज तिवारी हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, बहुत स्वागत है नीरज जी आपका। उत्पल वल्लभ है हमारे साथ, प्रवक्ता आरजेडी के, बहुत स्वागत है उत्पल आपका। राजेश भारती जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ, बहुत स्वागत है राजेश जी आपका। सबसे पहले बीजेपी से ही सवाल, जो इस वक्त संविधान हत्या दिवस के रूप में आप आयोजन कर रहे, कांग्रेस कह रही है नौटंकी है, आपातकाल को भूल जाइए, अघोषित आपातकाल तो 11 साल से चल रहा है, क्योंकि आप उनके 50 साल का इतिहास बता रहे हैं कि आपने 50 साल पहले इस देश को क्या दिया था और दुनिया ने देखा था, उस दुनिया ने जो कि मानती है कि लोकतंत्र सबसे मजबूत भारत का है। नीरज जी मेरी आवाज आप तक जा रही है? चलिए, शायद मेरी आवाज नहीं जा रही। राजेश भारती साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं सुन पा रहा हूं। राजेश जी, जो पत्रकारिता के जीवन में रहा, आप भी हैं, हम लोग भी पत्रकारिता करते हैं, उसके लिए भी वो काला अध्याय था। लेकिन हर एक क्षेत्र के लोगों ने, जिसने भी मुखर होकर अपनी बात रखने की कोशिश की, सभी को टारगेट किया गया था। आज उसके 50 साल को याद कराया जा रहा है, लेकिन फिर भी वार पलटवार और राजनीति वैसी ही है। बीजेपी पर कांग्रेस आरोप लगा रही कि आप नाटक कर रहे हैं, आप अघोषित आपातकाल 11 साल से लगाकर बैठे हैं, उसका कौन जवाब देगा? लेकिन 50 साल पर वो कोई जवाब खुद नहीं देना चाहते। बीजेपी बहुत सलीके और तरीके से पूरे देश में संविधान हत्या दिवस मनाकर स्टैब्लिश कर रही है कि असल में 50 साल का जो आपातकाल का दौर रहा, उस वक्त में जो 50 साल पहले हुआ, उसको हम हर एक व्यक्ति को और नई पीढ़ी को भी याद दिलाएंगे कि आपने किया क्या था। देखिए, मेरी जो इस पे पहली जो प्रतिक्रिया है कि आपातकाल देश हित में नहीं था और उसका समर्थन नहीं किया जा सकता, लोकतंत्र निश्चित रूप से उससे कमजोर हुआ। लेकिन आज आजादी के इतने समय बाद और आपातकाल के 50 वर्ष के बाद यदि हम इसे संविधान हत्या दिवस या किसी रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या आपातकाल को पूरे देश में एक कार्यक्रम के माध्यम से लेके जाना और उस पल का याद दिलाना, क्योंकि आज आपातकाल के समय जो लोग थे उनमें से मोर देन 90% लोग आज इस दुनिया में नहीं है। तो जो उसके बाद का जनरेशन है जिसने आपातकाल के दौर को नहीं देखा है, वो आपातकाल को लेके यदि हम मशीनरी के लेवल पे, सिस्टम के लेवल पे हम इसे कार्यक्रमों के माध्यम से यदि देश में लेकर जा रहे हैं, तो मैं इसको बहुत अच्छी राजनीति नहीं मानता जी। और इस तरह की जो राजनीति है, देखिए कि आपातकाल जब लगा है उससे पहले क्या आज ये संभव है आज भी, या आपातकाल के बाद के किसी समय की भारत के प्रधानमंत्री पद पे बैठे व्यक्ति के चुनाव को सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के नाम पे जिस तरह जून
1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जगमोहन लाल सिन्हा ने रद्द कर दिया और अगले 6 वर्षों तक चुनाव से संबंधित किसी पद को लेने पे रोक लगा दिया। क्या आज भी ये संभव है भारतीय लोकतंत्र में? तो इसीलिए सिर्फ उस आपातकाल की आलोचना करना, मैंने पहले ही सेंटेंस में कहा कि आपातकाल का समर्थन नहीं किया जा सकता। आपातकाल लोकतंत्र का एक अच्छा अध्याय नहीं था, इसने भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर किया और जिस लोकतंत्र का विकास देश और समाज में हो रहा था। देखिए, इंडिया के लिए कुछ बातें आपको समझना पड़ेगा। इंडिया जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में एक ऐसा डेमोक्रेसी है इंडिया जो डेमोक्रेसी में, मेरी आवाज जा रही है? आ रही है, बोलिए आप। जिस लोकतंत्र को आपने सीधे एडॉप्ट किया है, भारत में लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र का मतलब यह है कि जहां जनता के साथ साथ कोई व्यवस्था इवॉल्व हो, वो व्यवस्था ही किसी भी समाज का टिकाऊ व्यवस्था हो सकता है या सफल व्यवस्था हो सकता है। हमने लोकतंत्र आजादी के बाद, ठीक है कि भारत में एक अच्छी खासी संख्या थी जो लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ जुड़ गए थे, लेकिन आम समाज, भारत में जमींदारी सिस्टम था, भारत के अंदर अधिकांश जमीन कुछ लोगों तक केंद्रित थी और इसी कारण से देश में जमींदारों का शोषण किस हद तक था। ऐसे समय में आपने लोकतंत्र को भारत में एडॉप्ट कर लिया। पॉलिटिकल सिस्टम एडॉप्ट करने का नहीं होता है। जो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि जो डेमोक्रेसी है उससे पहले हम एक जनरेशन को टेम करें, क्योंकि लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए आपको लोगों को जो है टेम और ग्रुप करना पड़ता है। उसके बिना जब हमने लोकतंत्र अपनाया तो जिस तरह से भारत में भाई भतीजावाद से लेके करप्शन और बाकी चीजें सर उठाया बाकी बातों ने, वैसे में जो है आपातकाल गलत था। लेकिन समाज में जिस तरह की स्थिति थी, लोकतंत्र जिस हद तक कमजोर पड़ रहा, उसमें एक एंगल से मुझे लगता है कि यह फैसला ठीक भी था, देश में भी था। यानी इस फैसले के दोनों पहलू, ठीक है, ये आपका अपना आकलन है कि वो फैसला स्वीकार भी नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ हद तक ठीक भी था। इस बात पर भी कुछ लोग सहमत होते हैं। लेकिन मौजूदा दौर में अब ये सवाल उठाया जा रहा है कि उस वक्त तो आपातकाल लगा, जिसका जिक्र हम 50 साल बाद आज कर रहे हैं, संविधान हत्या दिवस के रूप में उस दिन को मनाया जा रहा, लेकिन कांग्रेस या बाकी अन्य बुद्धिजीवी वर्ग ये कहते हैं कि अभी भी क्या आपातकाल या अघोषित आपातकाल है या नहीं है, इसका भी जवाब चाहिए। नीरज जी, अब आपसे ही जवाब चाहूंगा, क्योंकि सरकार में आप हैं और कांग्रेस सीधा आरोप लगा रही है कि नाटक चल रहा है। आपकी आवाज एक बार रिपीट करेंगे प्लीज? नीरज जी, मेरा सवाल यही है कि आप संविधान हत्या दिवस मना रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कि अपने 11 साल के अघोषित आपातकाल को छिपाने के लिए नाटक चल रहा है। देखिए, कांग्रेस का तो पुराना रिकॉर्ड रहा है कि जो भी इस देश के लिए काम होगा, जो राष्ट्र हित के लिए काम होगा, जो जनता के लिए काम होगा और जो समाज के लिए काम होगा, जो भारत की संस्कृति के लिए काम होगा, जो भारत की सभ्यता के लिए काम होगा, उसको इन लोग बोलेंगे कि आपातकाल चल रहा है। लेकिन इन लोगों ने जो जागती देश के साथ किया, देश को समस्या ही समस्या दिया है कांग्रेस ने। अगर मैं गिनती कराऊं तो आधा घंटा लग जाएगा। पूरे देश में कितनी समस्या कांग्रेस शासित जब सरकार थी कांग्रेस की पिछले 60-70 सालों में, उन लोगों ने दिया है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सिर्फ समस्या दिया है। और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने उस सारे समस्याओं को समाधान करने में उनका समय जा रहा है। और ये है हमारी सरकार और भारतीय जनता पार्टी 10 सालों के अंदर जितनी समस्याओं का समाधान की है। आप बताइए कि कांग्रेस ने एक भी ऐतिहासिक समस्या का समाधान किया हो? हमने 370 हटाया, 15A हटाया, राम मंदिर बना, ट्रिपल तलाक हटाया, जो समाज के लिए और आधुनिक भारत के लिए, और भारत को अगर विकसित राष्ट्र बनाना है तो इन समस्याओं को खत्म करके हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इनको ये लग रहा है कि घोषित इमरजेंसी है, लेकिन इनके ही नेता जब इमरजेंसी लागू की थी उस समय ऐसे लग रहा था यहाँ पर राजतंत्र चल रहा है और एक परिवारवाद के लिए इन लोगों ने देश तक को बेच डाला। इन्होंने देश के
सारे डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार करके और पूरे देश को अगर बर्बाद किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, और इस देश के निर्माण के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। तो इनके ये हमेशा ये निगेटिव थॉट रखते हैं और भारत के राष्ट्रवाद से, भारत के संस्कृति से, भारत के सभ्यता से, भारतीय शिक्षा व्यवस्था से इन लोगों को कोई लेना देना नहीं है। नहीं, हम चर्चा जो है किस विषय पे कर रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, चर्चा तक सीमित रहिए। आपातकाल पे बात हो रही है, आप की सफलता गिना रहे हैं। नहीं, बिल्कुल आपातकाल की ही बात हो रही है। आपातकाल जो हुई, आप अपने विषय तक रहिए, जो विषय चर्चा के लिए है उसी नहीं, जो विषय है मैं विषय पे ही बोल रहा हूँ। नहीं, आप विषय पे बात बिल्कुल विषय पे बोल रहा हूँ। ठीक बात। उत्पल वल्लभ भी हमारे साथ है, आरजेडी से जुड़े हुए हैं। उत्पल वल्लभ, आप तक मेरी आवाज जा रही हो? तो सीधा सवाल यह है कि आज अभी गृह मंत्री को भी आप सुन रहे थे, उन्होंने तमाम पार्टी के तमाम नेताओं का जिक्र किया, मुलायम सिंह यादव, बाकी अन्य दलों के नेता जो कि बीजेपी से नहीं जुड़े थे, अलग अलग पार्टियों से रहे, कभी साथ रहे, कभी अलग भी रहे, कभी साथ सरकार में भी रहे या विपक्ष में भी रहे, उन सबका जिक्र करते उन्होंने कहा कि 50 साल पहले जो किया गया था वो पूरी दुनिया में देखा गया, सुना गया और वो दाग के तौर पर है। आज कांग्रेस कह रही है बीजेपी को कि वो अपने अघोषित आपातकाल को छिपा रही, बीजेपी उनके खिलाफ अपनी तरफ से मुहिम चला रही। इस बीच में आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? क्या आप भी आपातकाल के उस दौर को याद करते हुए कहेंगे कि हां, उस वक्त जो किया गया वाकई भयावह था? इस देश में जहां पर लोकतंत्र का बार बार जिक्र होता है, संविधान की दुहाई हर बार दी जाती है, वहां पर कुचला गया था संविधान को। उत्पल वल्लभ, अनम्यूट कर लीजिए अपनी आवाज। चलिए, शायद मेरी आवाज उन तक नहीं जा रही है या वो अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ मेहमान, उनसे मैं चर्चा करता हूं। वैभव श्रीवास्तव, मुझे सुन पा रहे हो? तो मेरा सवाल यही है, आपका राजनीतिक अनुभव बहुत कम समय का। सुन पा रहे हैं आप? हाँ, अब आ गई आवाज, अपनी बात रखें। श्रीवास्तव जी, मैं कह रहा हूं कि भारत लोकतंत्र की जननी है और विशेष तौर पे बिहार वो स्थान है जहां लोकतंत्र पनपी है, जनी है, और उस बिहार से हम लोग हैं। और मैं बता दूं कि लोकतंत्र में आपातकाल ऐसी स्थिति को, चाहे वो कांग्रेस का काल हो, चाहे आज अघोषित आपातकाल की बात हो, हम किसी भी आपातकाल का समर्थक नहीं हो सकते हैं। आपातकाल एक काला दौर था और आज अघोषित आपातकाल भी एक काला दौर है, तो इसका समर्थन क्या ही जा सकता है। यही दूसरी बात मैं कह दूं कि कांग्रेस ने भी कई बार आपातकाल पे माफी मांग चुका है। तो जब कांग्रेस ही माफी मांग चुका है तो इसका समर्थन तो वो खुद भी वो नहीं कर सकते हैं आज के डेट में। नहीं, यही तो सवाल है ना उत्पल भाई, यही सवाल है कि जब वो खुद माफी मांग चुके हैं, और आपने इस बात का जिक्र करके बहुत बढ़िया बात अपनी रखी कि जब वो उनके नेता, उनके प्रवक्ता खुद कई बार माफी मांग चुके हैं, यहां तक कह चुके हैं हम लोग के साथ चर्चा में कि ये एक गलत कदम था, ये एक अपने आप में शर्मनाक कदम था। लेकिन आज कांग्रेस कह रही है कि नहीं, बीजेपी के घोषित काल पर सवाल करिए, हम अपने वाले का जवाब दे चुके हैं। वो नहीं मान रहे। अभी तो अतुल जी उससे आ रहे हैं। आपातकाल अगर नाम दे रहे हैं, आपातकाल अगर नाम दे रहे हैं, क्योंकि इंदिरा गांधी ने एक घोषित इमरजेंसी की घोषणा की है। देखिए, देश में 3 बार इमरजेंसी लगी, एक बार चीन के युद्ध के समय, एक बार बांग्लादेश के युद्ध के समय, और जिस समय ये आज ही के दिन 25 जून 1975 को श्रीमती गांधी ने आपातकाल लगाया। लेकिन एक चौथा आपातकाल जो है ना, अघोषित आपातकाल, जिसको आपातकाल के तौर पे कह रहे हैं, जो पिछले 11 साल से देश में लगा हुआ है। आपातकाल के लक्षण क्या थे? जब श्रीमती गांधी ने आपातकाल लगाया था तो लक्षण क्या थे? बेरोजगारी, बेकारी और महंगाई से कराती जनता, किसानों की सूद बूद नहीं लेने वाली, ब्यूरोक्रेट सुनने को तैयार नहीं थे, और अखबारों पे लगाम लगाए जा रहे थे, नेता को गिरफ्तार किया जा रहा था, जो गोली से चले कि लोकतंत्र उसको दबाए जा रहे थे, सरकारी लाठियों से दबाए जा रहे थे। तो ये आपातकाल के लक्षण थे, और इस लक्षण को अगर देखेंगे तो आज की भी सरकार क्या कर रही है? आज के नौजवानों पर लाठी बरसाई जा रही है, किसानों की सूद नहीं ली जा रही है, और देखिए उस समय कमोवेश आप ये कह रहे हैं कि उस आपातकाल का तो हम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन आज के दौर में भी अघोषित आपातकाल है। समस्याएं उन तमाम वर्गों को हैं जिन वर्गों को उस वक्त उनके अधिकारों से वंचित किया गया था। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से मेहमान है वैभव श्रीवास्तव। वैभव, सवाल इस बात का है कि आप लोगों का राजनीतिक उदय तो कुछ सालों पहले का है, लेकिन उस दौर में जो पार्टियां थीं, जो लोग थे, अलग अलग क्षेत्रों के लोग, वो सिर्फ राजनीति के नहीं थे, उन सबके लिए जो दौर दिखाया गया
उसकी निंदा आप भी करते हैं, लेकिन खाने आपका की सवाल कांग्रेस से ज्यादा सब्जी है बनती या है। आज के अघोषित आपातकाल पर है? और ऐसे वैरायटी में एक्सपोर्ट की संभावनाएं कम होती है। दर्शकगण देख रहे हैं प्रोग्राम, उनको मेरा नमस्कार। अतुल जी, वास्तव रूप में देखा जाए तो कांग्रेस और बीजेपी का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, चाल और चरित्र बिल्कुल सेम है। कांग्रेस ने जो उस समय फांसीवाद इमरजेंसी जिसका नाम दिया गया, वो भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल से चला रही है। और इसके मैं 2-3 पिन पॉइंटेड उदाहरण दूंगा अतुल जी, आपको बस 30 सेकंड लेकर। बोलिए बोलिए। जब पिछली बार जब इमरजेंसी लागू की गई थी इंदिरा जी के द्वारा, तो उसमें क्या इंपैक्ट थे, किस तरह से जुडिशरी और ऑपोजिशन के साथ क्या हाल किया गया था, देश के फेडरल स्ट्रक्चर के साथ क्या हाल किया गया था, वो हम सब ने देखा था। आज जुडिशरी के साथ भारतीय जनता पार्टी क्या हाल कर रही है, वो भी हम देख रहे हैं। इसके 2 उदाहरण मैं बताता हूं। जुडिशरी का फिर 2023 में एक क्रांतिकारी फैसला आता है कि दिल्ली सरकार एक चुनी हुई सरकार है, उसकी शक्तियां दिल्ली सरकार के पास होनी चाहिए, यह संविधान अलाउ करता है। भारतीय जनता पार्टी संसद में जाके उसको पलट देती है और सारी शक्तियां छीन लेती होती है। यह है जुडिशरी का अपमान। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्वायत्तता पे सुप्रीम कोर्ट ने जब अपनी जजमेंट दी थी, रिमार्केबल जजमेंट दी थी, आके उसकी कब्जा कर लेते इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट पे भारतीय जनता पार्टी। ये होता है घोषित आपातकाल। ऑपोजिशन के साथ भारतीय जनता पार्टी की एजेंसियां, चाहे उनका एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट जिसको हम ईडी कहते हैं, चाहे सीबीआई, आईटी, वो क्या कर रही है? चुन चुन के अपोजिशन लीडर जो नरेंद्र मोदी जी के सामने नहीं झुकता है या अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी के साथ खड़ा रहता है, उसको जेल में डाल देती है, सड़ाते हैं जेल में, डराते हैं, धमकाते हैं। और ईडी का जो कन्विक्शन रेट है वो 0.4% है, इतना सब अरेस्ट होने के बाद। अब बाकी बातों का तो जवाब नीरज जी देंगे, लेकिन एक सवाल मेरा आपसे बाद में फिर से होगा, एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है। वो सवाल ये है कि जो आपकी पार्टी के अंदर आपातकाल लगा ना, चुन चुन कर जिस तरीके से आपकी पार्टी के प्रमुख ने उन तमाम लोगों को भेज दिया उनके अलग अलग ठिकानों पर, जिन्होंने आपकी पार्टी को राजनीतिक एक मंच दिया था, एक पार्टी के तौर पर उभारने में, आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई थी, तो उस आपातकाल का जवाब आपको भी देना पड़ेगा। बहरहाल नीरज जी, आप भी जवाब देना चाहते हैं, लेकिन नीरज जी बहुत जल्दी से एक छोटा सा काउंटर, उसके बाद मैं राजेश भारती साहब के पास जाऊंगा। जो सवाल यहां पर उत्पल वल्लभ ने उठाया, जो सवाल राजेश भारती साहब ने वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर भी उठाया, और जिस सवाल का जिक्र कर रहे थे यहां पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नेता, उन तीनों का एक जवाब आपसे चाहिए कि वो अघोषित आपातकाल पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उस वक्त तो लगा था, अब लगा है पता नहीं चल रहा है। देखिए, पहला जो आपने क्वेश्चन किया था उसका मैं इनको जवाब दे दूं कि इनके फाउंडर मेंबर, चाहे वो प्रशांत किशोर जी हो, प्रशांत किशोर सॉरी बोल रहे हैं, तो चाहे इनके ये जो एडवोकेट प्रशांत भूषण जी, सुनिए एक मिनट सुनिए, बोलने दीजिए ना भैया, एक मिनट उत्पल भाई, एक मिनट। हाँ, बोलिए। प्रशांत भूषण जी हो, चाहे कुमार विश्वास हो या जोगेंद्र यादव हो, इनके फाउंडर मेंबर थे। इन लोगों को बाउंसरों से भगाया गया और खेदा गया, ये इनका चरित्र है। चाहे वो अजीत भूषण जी भी आप ही पर सवाल उठा रहे भाजपा पे। सुनिए, आप अपने एक बार सुन तो लीजिए। उत्पल जी एक एक करके सुन लीजिए, सुनिए, प्रशांत भूषण जी हो या जोगेंद्र यादव जी हो, सबको इन लोगों ने लाठी मार के भगाया, जिन लोगों ने अतुल जी अभी भी, अतुल जी ये इनका घोषित नहीं था इमरजेंसी। अब दूसरी बात आ रही है, आपने जो दूसरा सवाल इन्होंने किया कि बीजेपी इमरजेंसी अघोषित करके राष्ट्र को चला रही है, ये इन लोगों के मन में कीड़ा है। आप बताइए, इस देश में कानून है कि नहीं? इस देश में पुलिस व्यवस्था है कि नहीं? इनके खुद के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी जेल गए, इनके खुद के स्वास्थ्य मंत्री जेल गए, इनके खुद के शिक्षा मंत्री शराब घोटाला में, पूरे दुनिया में पहला उदाहरण है दिल्ली, शिक्षा मंत्री 2000 करोड़ के घोटाला में जेल गए। अब इनको लूटने के लिए छोड़ दीजिए तो अच्छी सरकार है, लेकिन भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जेल भेजिए। जेल भारतीय जनता पार्टी नहीं भेज रही है, नरेंद्र मोदी जी नहीं भेज रहे हैं, नीरज तिवारी नहीं भेज रहे हैं, इस देश का कानून और पुलिस व्यवस्था भेज रहा है। वही इस देश का जुडिशियरी आपको बेल भी देता है और जेल भी भेजता है। तीसरी चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपके द्वारा जितना दिल्ली को लूटा गया, भ्रष्टाचार किया गया है, वो इमरजेंसी से भी ज्यादा खतरनाक है। आप लोग इस दिल्ली को मिटाने का काम कर रहे थे। अब सुन लीजिए,
दूसरी चीज, आपने जो बार बार एजेंसियों पर आरोप लगा रहे हैं, वो सारी एजेंसियां आज की बनाई हुई नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की बनाई नहीं कोर्ट की जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मैं भी दिखा रहा हूं ना, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। मान लेने में सुनिए, गलतियों से पालना ऐसा कोई मुख्यमंत्री हुआ, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। अरे सुप्रीम कोर्ट की एजेंसियों की आपकी एजेंसियों की सच्चाई सुप्रीम कोर्ट दिखा रही है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट तो ये है कि अरविंद केजरीवाल की सच्चाई सुप्रीम कोर्ट के अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, अब आप सभी लोग शांत हो जाए, अब आप लोग सभी लोग शांत हो जाए। राजेश भारती जी उसके बाद मैं आऊंगा, आपके पास भी आऊंगा। राजेश भारती जी, 1 मिनट हो गया। नीरज तिवारी सर, हो गया भाई, हो गया। भारतीय जनता पार्टी को बताया राजेश भारती, मेरा सवाल ये है, अपना वाला सब भूलने के लिए तैयार है, दूसरे वाले का खूब बता रहे हैं कि नहीं इनका वाला ज्यादा खराब है, लेकिन दूसरे वाले का ज्यादा खराब है, हमारा वाला अभी छोड़ दीजिए। कुछ इसी ट्रैक पर सारी पार्टियां चल रही हैं। राजेश भारती, सिर्फ राजेश भारती बोलेंगे। नीरज जी हो गया, 1 मिनट प्लीज, ऐसे नहीं। मैंने धैर्यपूर्वक नीरज तिवारी प्लीज सर, अब आऊंगा आपके पास तब बोलिएगा। राजेश भारती साहब, अपनी आवाज अनम्यूट कर लीजिए। राजेश भारती, इमरजेंसी पे जिस चर्चा में हम बैठे हैं और जिस तरह से ये बात हो रही है, आरोप प्रत्यारोप, ठीक है, हर एक मंच को राजनीतिक मंच न बनाए। देखिए, आपातकाल को लेके मैं एक दूसरा एंगल पे बात करना चाहता हूं कि ये इमरजेंसी जो लगा उसमें न्यायपालिका और दूसरे तरफ कार्यपालिका और संसद के बीच का जो टकराव है, वह टकराव इमरजेंसी लगने का एक बड़ा कारण था। जून 1975 में जगमोहन सिन्हा का निर्णय इंदिरा गांधी के चुनाव लड़ने को लेकर, और 1967 में जो पंजाब का भूमि अधिग्रहण कानून था 1953 का, उस कानून के अंतर्गत हेनरी गोलकनाथ की जो जमीन थी उसका काफी बड़ा हिस्सा जो सरकार ने अधिशेष जमीन के नाम पे अधिग्रहित किया। वही मामला गोलकनाथ के मामले के रूप में सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, जिसे 11 जजों की बेंच ने सुना, और उन 11 जजों की बेंच ने जो निर्णय दिया वो सरकार और संसद के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई हो। उसने यह कहा दिया सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ के निर्णय में कि संसद कोई भी संविधान संशोधन करके आर्टिकल 368 के माध्यम से मूल अधिकार को अमेंड नहीं कर सकता। और एक संविधान का ही एक आर्टिकल है, आर्टिकल 13, उसका क्लाउज 2 ये कहता है कि कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता जो मूल अधिकार के विरुद्ध है। तो सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ के निर्णय में यह भी कहा कि जब आप मौलिक अधिकार को लेके कोई अमेंडमेंट कर रहे हैं तो वो कानून बना रहे हैं अंततः, और जिसकी मनाही की गई है आर्टिकल 13(2) में। तो 368 और आर्टिकल 13(2) के बेस पे गोलकनाथ का जो निर्णय है, ये यहां से सुप्रीम कोर्ट और संसद और सरकार के बीच सीधा टकराव सामने 1967 में। उसी टकराव के बाद फिर संसद ने 24th अमेंडमेंट पारित किया 1971 में, और जिस अमेंडमेंट के माध्यम से संसद ने यह जो है कानून बनाया कि संसद के बनाए कानून पे न्यायपालिका को विचार करने का अधिकार नहीं है। फिर जो है सरकार ने आर्टिकल 368 का इस्तेमाल करके 42nd अमेंडमेंट किया और 368 में 2 क्लाउज जोड़ दिए, क्लाउज 4 और 5। क्लाउज 4 ये कह रहा है कि संसद के संविधान संशोधन करने पे कोई रोक नहीं है, और क्लाउज 5 में कि संसद के संशोधन को न्यायपालिका रिव्यू नहीं कर सकती। अब इसके बाद फिर जो है केशवानंद भारती का केस है 1973। तो ये जो टकराव है न्यायपालिका और संसद और सरकार के बीच, क्योंकि इससे पहले अगर आप एक केस में बताना चाहूंगा, शंकरी प्रसाद का केस है 1950 का, उस केस में संसद के बनाए कानून पे सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठाया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने 1950 में शंकरी प्रसाद के केस में यह कहा कि भारत में जिस संसदीय लोकतंत्र को भारत ने अपनाया है वो ब्रिटिश इन्फ्लुएंस में है,
जिसमें संसद सर्वोपरि होती। कहा जाता है ब्रिटेन की संसद दिन को यदि रात कहे तो रात ही माना जाए। माने संसद के कानून बनाने पे या संसद के निर्णय लेने की कोई सीमा नहीं। और भारत का संविधान ब्रिटिश इन्फ्लुएंस में है, तो संसद के कानून को हम रिव्यू नहीं कर सकते। वही सुप्रीम कोर्ट जब संसद के कानून को रिव्यू नहीं, उसे रद्द कर रही है, तो ये टकराव होना ही था। और इस टकराव की भी बड़ी भूमिका है इमरजेंसी लगने में। ठीक है, इमरजेंसी ठीक है, वो राजनीतिक मामला नहीं था। उत्पल वल्लभ साहब, जो बात राजेश भारती साहब ने कई बड़े अच्छे उदाहरण के साथ उन्होंने कोट किया उन तमाम केसेस का, लेकिन स्पष्ट लाइन उन्होंने कहा कि जो टकराव की स्थिति थी न्यायपालिका, कार्यपालिका, संसद, क्या आज भी आपको लगता है कि हां वो स्थिति बनी हुई है, लेकिन फिर भी कोई कुछ बोल नहीं पा रहा? हम 50 साल पहले जो हुआ उसका तो जिक्र कर रहे हैं, लेकिन आज तमाम पार्टियां बीजेपी पर यह आरोप लगा रही है कि ये इतने प्रभावी हो गए हैं सत्ता में कि इनके सामने सब नतमस्तक है। आप एक तरफ तो ये कहते हैं कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल सर्वमान्य है, लेकिन फिर आप धीरे से सवाल भी खड़ा कर देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी दबाव में है क्या? देखिए, उस दौर का इमरजेंसी और आज का जो अघोषित इमरजेंसी है उसमें कुछ फर्क आपको दिखेगा। फर्क यह है कि उस दौर में पत्रकार जो है वो 100 से ज्यादा पत्रकार लिखित तौर पे सरकार को चुनौती दिए। उस दौर में जो सामाजिक कार्यकर्ता थे, राजनीतिक कार्यकर्ता थे, लेखककार जो थे और जो फिल्मकार जो थे, चित्रकार जो थे, ये लोग अपनी भूमिका निभाए थे। और आज के उस दौर में इनकी गिरफ्तारियां नहीं हो रही थी, उस समय में राजनीतिक विरोधियों की गिरफ्तारी हुई थी। आज देखिए सरकार क्या कर रही है, विरोधियों को तो डायरेक्ट टारगेट ले ही रही है। उसके अलावा फिल्मकार, अब जो मोदी जी की जो प्रथम 5 साल का देखिए कि कितने फिल्मकार जो कि विरोध में खड़ा हुए सरकार की नीति में, कितने पत्रकार जो अच्छे अच्छे पत्रकार हैं उनको हटा दिया गया, क्योंकि मीडिया हाउस को खरीद लिया गया 2 पूंजीपतियों के द्वारा, और तमाम मीडिया हाउस वो 2 पूंजीपति ही चला रहे हैं, तो मीडिया के मालिक बन गए, जिससे पत्रकारिता समाप्त हो गई है। और गोदी मीडिया जो कि बड़ी प्रचलित शब्द हमारे देश में चल रहा है, तो और मीडिया का रैंकिंग सूचकांक कहां है, आप भी मीडिया से जुड़े इस बात को जान रहे हैं। सरकार पे सवाल उठाना मीडिया का काम नहीं है, बल्कि सरकार की नाकामियों को छुपाना मीडिया का काम रह गया। नहीं, अब सवाल इस बात का है ना कि अब नेता लोग हमें पत्रकारिता सिखाने लगते हैं और हम उनको कुछ बताएं तो कहे कि नहीं, हमें आप जो है राजनीति मत सिखाइए। मैं जितना जानता हूं कि पत्रकार का काम विपक्ष और पक्ष दोनों पर सवाल खड़े करने का है, और अगर किसी ने अच्छा किया, वो चाहे विपक्ष में हो या फिर पक्ष में हो, तो उसको भी बताना जरूरी होता है। वो है पत्रकारिता। तो पत्रकारिता को अपने हिसाब से बांट लिया जाता है। अब आपने कहा कि उस वक्त में किसी और क्षेत्र के लोगों को, किसी फिल्म से जुड़े हुए लोगों को उनको नहीं किया गया था। किशोर कुमार की आवाज तक बंद करा दी गई थी। उत्पल वल्लभ, किशोर कुमार की आवाज तक बंद करा दी गई थी रेडियो पर, वो भूल गए आप। यही समस्या है, यही समस्या है। पत्रकार, गोदी मीडिया, 2 लोग, ये तो याद आ गया आपको। पहले भी 2 लोग थे, अब भी 2 लोग हैं। किशोर कुमार बड़ा नाम है, किशोर कुमार के आप भी प्रशंसक होंगे, उनकी आवाज तक बंद करा दी गई थी। उस वक्त में भी तमाम पत्रकारों को जेल में ठूस दिया गया था। और रही बात कि आज के पत्रकार जो कि ट्रैक से हटे हैं, तो उन्होंने भी क्या किया, उसका भी रिकॉर्ड है। बहरहाल नीरज जी इसका जवाब देंगे। इसके पहले मैं चाहूंगा बहुत जल्दी से आम आदमी पार्टी से प्रतिक्रिया हो जाए, उसके बाद कंक्लूड करिएगा आप। नीरज जी, आ रहा हूं आपके पास। वैभव भाई, जो बात नीरज जी कह रहे थे, आऊंगा नीरज जी, आऊंगा, आप उसके बाद बोलिएगा। वैभव श्रीवास्तव भाई, आपकी पार्टी पर ही सवाल खड़ा हो गया कि आपका राजनीतिक उदय कितने साल पहले हुआ है, और उतने साल में आपके प्रमुख लोग जिन्होंने आंदोलन में, अन्ना के आंदोलन में आकर आपकी पार्टी को एक रंग दिया, एक स्वरूप दिया, राजनीतिक मंच पर ले आए और एक पार्टी बनाई, उन्हीं को किनारे कर दिया। आपातकाल तो ये सबसे बड़ा ये है, इससे बड़ा आपातकाल कौन है? और अब आप कह रहे हैं कि नहीं, एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। तो सरकार तो आपने कांग्रेस के खिलाफ ही आंदोलन किया था और बनाई सबसे पहले उन्हीं के साथ। अतुल जी, सबसे पहले तो मैं आपको फैक्ट ये क्लियर कर दूं कि हमने 2013 में जो सरकार बनाई थी कांग्रेस के साथ नहीं बनाई थी, कांग्रेस ने समर्थन अपने आप दिया था। हमने अच्छा तो दे दिया, कोई समर्थन नहीं मांगा, बनी थी ना कांग्रेस। दूसरी चीज नहीं, अरे अतुल जी एक सेकंड, मेरे मुझे कंप्लीट बोले। आपने जो कहा कि ये बिल्कुल सही बात है कि कुछ साथियों ने मिलकर एक आंदोलन शुरू किया, अन्ना आंदोलन, फिर राजनीतिक परिवर्तन हुआ। कई सारे साथी उसमें से ऐसे थे जो राजनीतिक परिवर्तन नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि आंदोलन के रूप में कैरी आउट किया जाए। ये स्वाभाविक है,
जब भी किसी आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और जब किसी कॉमन पॉइंट पे आप नहीं आ पाते हैं तो वहां से बहुत बार होता है, कभी आप साथ में चलते हैं या फिर रास्ते अलग हो जाते हैं। आप ये गलत आरोप लगा रहे हैं। अरे नीरज जी एक सेकेंड, 20 सेकंड रुक जाएगी ना, शांति से सुन लीजिए। जहां तक आपने बात की, मैं सर की बात करता हूँ। राजेश, जो आपने राजेश सर ने जो बात कही थी वो बिल्कुल सही बात है। देखिए, जिस तरीके का टकराव जुडिशरी और कार्यपालिका में पहले था वही अभी भी है। मैंने आपको 2 एग्जांपल कोट करके बता दिए। आज कौन भय के साए में नहीं जी रहा है? दलितों पर, पिछड़ों पर अत्याचार अपने चरम पर है। कोई भी आर्टिस्ट अपने आप को फ्रीडम नहीं मानता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंडिकेटर में भारत की क्या स्थिति है? अफगानिस्तान से पीछे है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में भारत। फ्रीडम इंडेक्स क्या है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स क्या है, जितने भी इंडिकेटर्स विश्व पैमाने पर देख लीजिए भारत का क्या है। तो भारत की स्थिति क्या है और उसको चरित्रवान, उसको दिखाया क्या जा रहा है, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। 4 ट्रिलियन इकोनॉमी बता रहे हैं, ये नहीं बता रहे पर कैपिटा इनकम में 140 के ऊपर व्यवधान पे है भारत। भारत का जिस तरह से फासीवाद जी ताकतों को किस तरह से नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बढ़ाया है वो किसी से छिपा नहीं है। कोई भी आर्टिस्ट हो अपने आप को सेफ नहीं फील करता है जब वो अपनी मूवी बनाता है, अपना गाना बनाता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के गुंडे भेज के उनके काम को रोक दिया जाए, उनके ऊपर प्रहार किया जाए, और पुलिस उनका संरक्षण करती है। पुलिस के संरक्षण में आपकी बात हो सकता है कुछ हद तक सही हो सकती है, लेकिन आर्टिस्टों का जब जिक्र आया ना तो मुझे तुरंत ये याद आया कि जहां पर आप सरकार में हैं वहां पर भी एक आर्टिस्ट की हत्या हुई। कब, कौन, किसके दौर में, ऐसी घटनाएं बहुत सारी हैं, लेकिन पाक साफ कोई नहीं दिख रहा। नीरज जी जल्दी से काउंटर करें, उसके बाद मैं उत्पल जी के पास जाऊंगा, फिर राजेश जी के पास। देखिए जिस आपातकाल की आप बात किए, आप आम आदमी पार्टी का ये बोल रहे हैं कि कुछ लोग थे कि हम लोग पार्टी में नहीं जाए। प्रोफेसर अजीत झा क्या थे? वो तो लोकसभा चुनाव लड़े थे, उनको कैसे आपने भगा दिया? जोगेंद्र यादव क्या थे? वो तो आपके पार्टी में थे, उनको आपने भगा दिया। जी का क्या किया? संजय जोशी का कि मैंने नहीं बोला है, फिर बीच में मत बोलिए। सुनिए, जोगिंदर यादव जी आंदोलन नहीं चाह रहे थे, उन्होंने पार्टी ज्वाइन किया था। प्रोफेसर अजीत झा जी लोकसभा चुनाव लड़े थे उत्तरी पूर्वी लोकसभा से, उनको आप लोगों ने बाउंसरों से भगवा दिया। ये उनका अरविंद केजरीवाल जी का चरित्र है। दूसरी बात, आपने कांग्रेस का कहा कि कांग्रेस ने ऑटोमेटिक दे दिया था समर्थन। आप बताइए, अरविंद केजरीवाल जी ने अपने बच्चों का कसम खाया था कि नहीं कि मैं कभी भी कांग्रेस से समर्थन नहीं लूंगा, और उसी चुनाव में, इसी लोकसभा में, कोई बहुत दिन नहीं हुआ है, किसके साथ आपने ऐलान किया? झूठा कौन है? गद्दार कौन है? कोई भारतीय संस्कृति में बच्चा का कसम बहुत इमरजेंसी में खाया जाता है, और अरविंद केजरीवाल जी ने खाया था। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये नीरज तिवारी नहीं बोल रहे हैं। और आपने उनसे शादी किया, और शादी के 2 महीना बाद ही फिर आपने तलाक कर दिया कांग्रेस से, और आज कांग्रेस को आप घोष रहे हैं। तो आप और कांग्रेस मिले हुए हैं, इस देश को लूटना चाहते हैं, दिल्ली को लूटना चाहते हैं, और भ्रष्टाचार चाहते हैं कि हमारे नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हो, और भ्रष्टाचार में लिप्त होने के बावजूद भी एजेंसियां काम नहीं करे। हमारा पार्टी, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, भ्रष्टाचार के मुद्दा पर 0 टॉलरेंस है हमारा। मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, और समझौता नहीं किया जाएगा, कोई भी हो। ठीक है नीरज जी, कसम तो केजरीवाल ने ये खाई थी कि बच्चों की कसम खाऊंगा, राजनीति में नहीं आऊंगा। जब वही कसम तोड़ दी तो बाकी कौन सी कसम का क्या वैल्यू है वो छोड़ दी। वैसे लोगों से, हम लोगों से भाषण सुनवा रहे हैं। उत्पल जी कुछ कह रहे हैं, जल्दी से काउंटर करिए। थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि नरेंद्र मोदी जी के भाषण चला दीजिए, का कोई चरित्र नहीं है। उत्पल जी, नरेंद्र मोदी जी के भी भाषण चला दीजिए, किस तरह से पीडीपी के साथ सरकार बनाई थी, जो कि जिन्होंने मैं बता रहा कि फिर आपने और आपके पार्टी के नेता ने भी वही काम किया, दोनों फिर बात अलग अलग पार्टी की राष्ट्रीयता हो गया नैतिकता दोनों पार्टी के नेताओं का वो बयान सबको पता है, पब्लिक फोरम में है। कौन कब किसके साथ सरकार नहीं बनाएगा, उसके बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है। बीजेपी ने किसके लिए कहा था, यह भी सच्चाई है, जो बात वैभव कह रहे हैं, और जो बात नीरज जी आप कह रहे हैं कि कसम उन्होंने भी खाई थी, लेकिन कसम तोड़ी। राजनीति में कसमों का कोई वैल्यू नहीं है। मैंने दोनों बातों का जिक्र कर दिया। बहरहाल उत्पल वल्लभ, फाइनल कमेंट की तरफ हम धीरे धीरे बढ़ेंगे। मेरा सवाल इस बात का है कि आप आज जो सत्ता में बैठा है उसके खिलाफ कहते हैं कि सवाल उठने चाहिए, पत्रकार को भी उठाने चाहिए, बिल्कुल सच बात है। लेकिन जब जो सरकार में नहीं है और उसने गलत किया है तो उसका जिक्र हम करना छोड़ दें, क्या यह सही होगा?
देखिए, गलत गलत है, और जो भी गलतियां हैं आप उसका विरोध करें, पार्टियां उसकी विरोध करें, लेकिन जहां मैं बात कर रहा था कि लोकतंत्र के 4 पिलर हैं, 4 पिलर में एक पिलर जिसपे आप भड़क गए, मैं आप पे कोई भड़का नहीं, मैं तो उसे उदाहरण दिया सर, आप पे कोई आक्षेप नहीं लगा रहा हूं। लेकिन लोकतंत्र की एक खूबसूरती यह भी है कि सबकी सुनी जाए, बोलने पर चुप्पी नहीं लगाया जाए। आप असहमत हो सकते हैं हमारी बात से, तो मैं कह रहा हूं कि अभी कह रहे थे कि दुनिया में भारत की पत्रकारिता का इंडेक्स पे क्या सूची है, हम आप सब जानते हैं, मैं इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता हूं। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि इससे पहले के पूर्व के जो भी प्रधानमंत्री हुए, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जब भी कभी प्रेस मीडिया और विपक्ष की जरूरत हुई, सवाल जो होता है, जो विपक्ष का मतलब होता है ये जनता का सवाल, और मीडिया जो है वो भी पिलर है लोकतंत्र की। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस इस मामले में नरेंद्र मोदी जी एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए, तो ये सवाल तो उठता है, ये सवाल अगर नहीं उठाएंगे तो ये लोकतंत्र मर जाएगा, नहीं बचेगा। बिल्कुल सही बात। और लोकतंत्र के प्रहरी हैं हम भी, भारत के नागरिक होने के नाते ये इमरजेंसी पे बैठे हैं बात करने। लोकतंत्र में इमरजेंसी से काला अध्याय कुछ नहीं था, और आज के दौर में जब हम बैठे हैं तो लोकतंत्र की रक्षा में जो भी बख्शक खड़ा है, जो कारक लोकतंत्र को दबाने, मारने और हत्या करने पे लगे हैं, उस पर तो चर्चा करना ही पड़ेगा ना। उसके बाद मैं कह रहा हूं कि जो इमरजेंसी के जो लक्षण थे, जो भी नाम आप इमरजेंसी आज नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो लक्षण थे उस दौर में और आज के जो लक्षण देख रहे हैं देश में, उसको आप देख लीजिए, आपको कहीं कहीं तो ऐसा दिखेगा कि उस दौर से बहुत काला दौर में हम जा रहे हैं। ये जो है ना आपातकाल, अगर उसको कहेंगे, उत्पल भाई एक बात बोलूंगा, आप भड़किएगा मत। जी जरूर, जी जरूर। आप पहला जिस पार्टी से आप हैं, उस पार्टी के बड़े नेता हैं हमारे देश के, हम सबके लिए बड़े सम्मानित हैं, उनसे भी एक पत्रकार ने सवाल पूछा तो कहा घूंसा मार दूंगा। दूसरा कि तेज प्रताप कह रहे हैं कि मुझे भी तो अभिव्यक्ति की आजादी थी, मैंने बता दिया कि मैं किसके साथ रिश्ते में हूं, उनके ऊपर आपातकाल लग गया। उसका जवाब कौन देगा? वो सवाल भी तो उठने चाहिए ना। अतुल जी, अतुल जी, मैं क्या कहा, आप हमारी बात से असहमत हो सकते हैं, लेकिन आपको मैं बेइज्जत करूं, आप हमें बेइज्जत करें, ये पत्रकारिता का या किसी चीज का, वो बात सही है, बिल्कुल सही बात है, इस बात से आदमी अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर अपनी बात करता है, उसका कोई समर्थन करता है, कोई उसकी खिलाफत करता है, मुखालफत करता है, लेकिन आपके भाषण और भाषण में सुनकर आपकी जो लेवल है ना, उसको मैं देख लिया, आपसे सीखने की जरूरत नहीं है। नहीं, ठीक है नीरज जी, आपसे सीखने की जरूरत नहीं है नीरज जी। नीरज जी देखा है, सुनिए, आप जो बोल रहे हैं ना, सुनिए, आपको क्षमता नहीं है सुनने का। आपके पार्टी को पूरा राष्ट्र ने देखा है कि किस तरह की परिवारवाद की पार्टी है और किस तरह से जंगल राज आप लोगों ने चलाया है, किस तरह से जंगल राज बिहार को बर्बाद करने में आपकी पार्टी की भूमिका है। आप बोल रहे हैं कि हमसे सच में बात है, हम लोग तो कुछ ज्ञान दे ही नहीं सकते हैं। आपकी पार्टी, आपके बिहार को अगर किसी ने सर्वनाश किया है, परिवार। ठीक है नीरज तिवारी, एक मिनट, राजेश भारती साहब का ऑडियो सुन जाएगा। राजेश भारती साहब, फाइनल कमेंट आपको क्या होगा? जो मौजूदा दौर है वहां पर हम देखिए, विषय है आपातकाल, उस आपातकाल को भूलकर वही चिकन चिल्ली की बातें होती है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगता है। क्या वाकई बदलाव 50 साल के बाद भी आ पाया? दोनों लोग शांत हो जाए प्लीज। नीरज तिवारी और राजेश भारती को बोले, राजेश भारती बोलेंगे, ठीक है, आपके एमपी विधायक हो गया। अरे भाई नीरज तिवारी जी, ऐसे बहुत सारे उदाहरण है भाई, आपकी पार्टी में भी है, उनके पार्टी में भी है। अब दोनों लोग शांत हो जाए। उत्पल भाई आप भी, नीरज जी आप भी। राजेश भारती की आवाज जाएगी। राजेश भारती आप बोले। और लालू जी के परिवार कहां है? इसमें कोई हो गया। नीरज तिवारी नीरज भाई, हो गया सुन लिया नीरज तिवारी सुन लिया। अरे भाई भाषण मत दीजिए आप लोग प्लीज, ऐसे नहीं। हो गया एक एक करके राजेश भारती साहब, मूल प्रश्न यहाँ पर सिर्फ इतना है कि हम अगर 50 साल पहले के आपातकाल का जिक्र करते हैं तो क्या आज भी दौर वैसा ही है या बदलाव आया है? लोकतंत्र को मजबूती मिली है? दोनों लोग शांत हो जाइए प्लीज। नीरज तिवारी प्लीज। राजेश भारती जो ऑन कैमरा है, ऑन रिकॉर्ड है, उस चीज को आप कैसे? नीरज भाई हो गया। राजेश भारती की आवाज जाएगी। राजेश जी कुछ नहीं आता है तो अकल नहीं आता। बोलिए राजेश जी, अपनी आवाज अनम्यूट कर लीजिए सर।
इमरजेंसी पे जो एक सवाल उठाया जा रहा है कि पिछले 11 ईयर में भी इमरजेंसी, तो देखिए ये इमरजेंसी संवैधानिक रूप इमरजेंसी नहीं है, लेकिन संस्थाओं के ऊपर जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं और ईडी को लेके हो या अन्य संस्थाओं को लेके हो या सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति का मामला हो, इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट का मामला हो, जिस तरह से न्यायपालिका ने निर्णय दिया है, संस्थाओं के ऊपर सवाल है, संदेह के घेरे में, इमरजेंसी ये नहीं है। मैं ये भी नहीं कह सकता कि ये इमरजेंसी जैसा है, लेकिन संस्थाओं पे जो सवाल है ना, देखिए समाज परसेप्शन से चलता है जी। मैं कोई बात कह रहा हूं, इसका एक्चुअल मीनिंग वो होगा जो समाज समझता है। मेरा इंटेंशन क्या है वो मैटर बहुत ज्यादा नहीं करता। तो समाज के अंदर यदि यह सोच बन रही है कि इमरजेंसी जैसी स्थिति जो है पिछले कुछ वर्षों में देश में आ गई है, तो ये निश्चित रूप से जो है किसी भी सभ्य व्यक्ति के लिए, सभ्य समाज के लिए, व्यवस्था में बैठे लोगों की जिम्मेदारी और अधिक बनती है कि यदि समाज में ऐसा परसेप्शन आ रहा है तो उस पर रिथिंक करें, बात करें आपस में, और जहां संभव हो सुधार करने का सुधार करें। संस्थाएं यदि संदेह के घेरे में रहेगी तो सुधार की गुंजाइश जब होती है, वो चाहे 50 साल पहले किया गया कृत्य हो या आज अगर कोई करता है, किसी भी राज्य की सरकार या देश की सरकार, वो अगर लोगों की आवाज को दबाते हैं, अपने अपने तरीके से दबाते हैं, चर्चा उस पर होनी चाहिए, सुधार उस पर होना चाहिए। बहुत शुक्रिया राजेश जी आपका, नीरज जी आपका, उत्पल जी आपका और वैभव भाई आपका भी। तो मौजूदा दौर में कांग्रेस इस वक्त घिरी हुई सी दिखाई देती है, इसलिए वो कहती है कि बीजेपी अपने अघोषित आपातकाल जो 11 साल से चल रहा उसका जवाब ना देकर एक नौटंकी देश में कर रही, लेकिन उस 50 साल का जवाब जो पहले 50 साल पहले हुआ उसका जवाब देने से वो बच रही। बीजेपी उस दौर को, दुनिया को फिर से और देश को फिर से और जो नई पीढ़ी है उनको फिर से याद दिला रही।